कुछ अगर हमने प्लान करा और उसको एग्जीक्यूट करा उसी स्पिरिट में एंड तक, वो रूटीन से आता है। टाइम मैनेजमेंट में इशू है का मतलब ये हुआ कि गिवन टाइम में जितना एक्सपेक्टेड है लिखना, वो उतना नहीं लिख पाता। All right, let's begin with the second episode of Education Without Noise. Today we will be discussing about a common phrase, एक phrase जो सबने बहुत सुना होता है कि बच्चे ने मेहनत तो करी थी बट रिजल्ट्स नहीं आए। हाँ, ये बहुत कॉमन है और इस टाइम पे जब भी एग्ज़ाम्स का टाइम होता है तो लोगों को पुराने एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस उन्हें याद आता है कि जब भी मतलब पेरेंट्स को अगर बच्चे की बात करें तो लगता है कि मेरा बच्चा जितना भी पढ़ता था, जितने मार्क्स आने चाहिए थे उतने नहीं आते। बच्चे को भी लगता है कि मैं पढ़ता हूँ तो भी उतने मार्क्स नहीं आते जितनी मैं पढ़ाई करता हूँ। तो ये तो कॉमनली फ्रेज़ है, जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो इस पे बात ज़्यादा होने लगती है। तो सबसे पहले तो ये डायग्नोस करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि अगर डायग्नोसिस गलत होगा तो फिर उसके लिए जो भी स्टेप्स आप लोगे वो भी गलत हो जाएगा, अगर डायग्नोसिस गलत हुआ तो। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, वन बाय वन करके हम बात कर सकते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि हाउ डिसिप्लिन कम्स ओवर मोटिवेशन, कि कोई मोटिवेशन कैन गेट यू स्टार्टेड लेकिन एक स्पार्क दे सकता है आपको मोटिवेशन, और डिसिप्लिन से आप उस चीज़ को कैरी आउट करते हो, एक एंड रिजल्ट तक पहुँचते हैं। हाँ, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो किसी मोमेंट के लिए होता है। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक उसका इफ़ेक्ट रहता है, बट एंड गोल तक आप तब पहुँचते हो जब एक रूटीन में वो काम करते हो। और एग्ज़ाम्स रूटीन को अवॉइड करते हैं। किसी मोमेंट पे आप क्या करते हो उसको नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो आप करते हो वो कंप्लीट करना होता है। मान लो कोई पूरा सिलेबस की अगर आप बात करो तो एंटायर सिलेबस आप जब जिस दिन शुरू करोगे उस दिन 2-3 दिन में कितना ही कंटेंट कर पाओगे आप। बट एक रूटीन में अगर पूरा सिलेबस वैसा करते हो तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हो। मतलब एक शेड्यूल होना चाहिए कि उसको फॉलो करो, देन यू कैन रीच अ गोल। हाँ, हाँ, हाँ। और उसको मतलब रिगorously फ़ॉलो करो। 2-3 डेज़ के लिए फ़ॉलो, वो बस मोटिवेशन से होता है, उसके बाद से नहीं हो पाता। कुछ अगर हमने प्लान करा और उसको एग्ज़ीक्यूट करा उसी स्पिरिट में एंड तक, वो रूटीन से आता है, वो डिसिप्लिन से आता है। तो मतलब ऐसे नहीं कि आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना दिया पूरा और उसमें ब्रेक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बस सोच रहे हो कि उसको फॉलो कर सकते हैं, बट वो हाँ, जो भी प्लान्स एग्ज़ीक्यूट नहीं हो करते हो पाएगा। आप एग्ज़ीक्यूट करने लायक बनाओगे तभी एग्ज़ीक्यूट होगा। अगर उसको अनरियलिस्टिक बना दोगे तो एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होगा वो तो। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, एकदम दे आर शेड्यूल्ड कि कैसे किस चीज़ को करें, लेकिन फिर भी उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है या मार्क्स नहीं आ रहा है, और पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ, बच्चा पूरे दिन तो पढ़ रहा है, बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू स्कोर मोर, तो प्रॉब्लम कहाँ है? हम कुछ कमी कर रहे हैं। तो इस चीज़ में क्या रहता है, मतलब व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दिस? सबसे पहले इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। मतलब बच्चा पढ़ाई करता है, अब पढ़ाई करता वो किताबों के साथ बैठने को बोल रहा है कि वीडियो लेक्चर्स देखने को बोल रहा है। क्योंकि अगर वो किताबों के साथ बैठ रहा है, वीडियो लेक्चर्स देख रहा है और समझ नहीं रहा है, तो फिर वो रिकलेक्ट नहीं कर पाएगा और एग्ज़ाम में फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो बात है कि हमें डायग्नोसिस वाले पार्ट पे ये देखना होगा कि एग्ज़ैक्टली उस बच्चे के साथ समस्या क्या है। हर बच्चे के लिए ये समस्या अलग-अलग हो डिफरेंट। सकती है। तो जैसे किसी का अगर ऐसे है कि टाइम मैनेजमेंट में इश्यू है। तो टाइम मैनेजमेंट में इश्यू है का मतलब ये हुआ कि गिवन टाइम में जितना एक्सपेक्टेड है लिखना, वो उतना नहीं लिख पाता। इसका मतलब उसको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब बस रैंडम राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है कि जो एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट है, मान लो एग्ज़ाम में अगर 30 क्वेश्चन्स आते हैं 3 आवर्स के टेस्ट में, तो उसको अपनी पढ़ाई का एक मतलब डेली उसकी रूटीन का एक हिस्सा जाना चाहिए कि डिफाइंड टाइम में वो डिफाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे, ताकि उसकी हैबिट में हो कि उतने गिवन टाइम में वो उतने क्वेश्चंस वो करता रहे। अगर उसकी वो प्रैक्टिस करेगा तो वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा और ऐसे में वो एग्जाम्स में अच्छा कर पाएगा, टाइम लिमिट में काम कर पाएगा। अदरवाइज क्या होता है, जब हम घर पे क्वेश्चंस करते हो तो टाइम फ्रेम तो होता नहीं हमारे पास, हम कितना भी टाइम लगा क्वेश्चन करते हैं और हमें लगता है चलो सवाल तो हो रहे हैं। बट एग्जाम में जब भी गिवन कंस्ट्रेंट टाइम होता है, पता होता है कि 3 आवर्स में इतना लिखना है, ऐसे में बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता, वो आउट ऑफ 30 25 क्वेश्चन ही कर पाता है और उसका पेपर छूट जाता है। तो उसके लिए पहले जब भी वो प्रैक्टिस कर रहा हो, वो प्रैक्टिस भी टाइम बाउंड होनी चाहिए। ओके, वरना फिर ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर लेंदी था, जब बच्चे को लिखने की हैबिट नहीं होती। नहीं, वो तो उसे लगेगा कि हाँ। क्वेश्चन पेपर लेंदी था, क्योंकि कोई भी एग्जाम है जो वो एक डिफाइंड है। जैसे मान लो अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करो, अगर 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें डिफाइंड है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। मान लो 30 क्वेश्चंस आने हैं, 33 क्वेश्चंस आने हैं, तो 33 ही आएंगे। तो आपको लेंदी इसलिए लग रहा है कि आपको गिवन टाइम में लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं है। एग्जाम्स के बाद अक्सर एक लाइन रिपीट होती है कि लिखा तो सब है बट शायद सिली मिस्टेक्स हो गई। एवरीबॉडी यूज टू यूज दिस टर्मिनोलॉजी कि सिली मिस्टेक, और लोग इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं कि नॉर्मल बात है सिली मिस्टेक, बट इट्स नॉट नॉर्मल आई गेस। तो
वो सिली मिस्टेक बोलना 50% रीजन कि सिली मिस्टेक कैरी होते रहते हैं, मतलब बच्चा सिली मिस्टेक आज करता तो 2 साल बाद भी कर रहा होता है, क्योंकि जब भी आप उसे सिली मिस्टेक बोलते हो ना, ब्रेन उसको कैजुअली लेता है, उसे लगता है कोई बात नहीं, गलती हो गई, नॉर्मल चीज है, वो गलती हो गई। जब भी आपका ब्रेन उसको कैजुअली लेगा तो आगे फिर से उस पर उतना ध्यान नहीं देगा। तो आपको सिली मिस्टेक को सीरियसली देखने की जरूरत है, क्योंकि सिली मिस्टेक जनरली आप उनको बोलते हैं कि आपको आता तो था, जैसे मान लो 5 3 15 को आप 5 3 18 लिख के आ गए, इसका मतलब आपका दिमाग ऐसी मिस्टेक्स करता है। तो जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, ब्रेन को ऐसा नहीं करोगे कि ऐसे इस पर ध्यान देना है, आप उसको सीरियसली नहीं लोगे, आगे फिर से 5 3 18 करेगा। तो बात ये है कि जब आप सिली मिस्टेक बोलते हो, ये एक डेंजरस मिस्टेक कर रहे हो आप ये बोलते हुए। इट्स नॉट सिली, क्योंकि उसके बाद सोचो तो जो चीज आपको आती थी, सारा कुछ जानने के बाद 5 3 18 करके अगर क्वेश्चन गलत कर दो तो क्या ही फायदा बाकी सारी पढ़ाई करने का। तो इसीलिए आपको उसको सिली मिस्टेक नहीं, डेंजरस मिस्टेक्स की तरह देखना चाहिए। So this term must be changed. मस्ट बी चेंज, यस यस। वो उसी तरह से है ना, जब हम बात करते हैं कॉमन सेंस का, विच इज वेरी अनकॉमन, एग्जैक्टली वैसे ही हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, एक्चुअल में वो डेंजरस मिस्टेक्स हैं, क्योंकि फिर कोई यूज टू हो सकता है ना। बिल्कुल यूज हो जाता है, और इसीलिए वो मिस्टेक्स रिपीट होती रहती हैं। बच्चों की लाइफ में देखोगे वो सिली मिस्टेक करता है, बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा रहेगा कि मेरा बच्चा बाकी उसको तो आता है, बस वो सिली मिस्टेक करता है। बस वो सिली मिस्टेक नहीं है, इसी से आगे सारी चीजें खराब होंगी, उसको ठीक करने की जरूरत है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो मतलब ये काफी वाइड चीज है कि पीपल विल टर्म इट एज सिली मिस्टेक, बट इट्स नॉट दैट सिली, क्योंकि उससे काफी चीजें आगे बिल्कुल अफेक्ट होती है। बिल्कुल उसने सारी मेहनत उसकी बेकार हो जाती है, इतनी छोटी सी मिस्टेक जो उसे बोल रहा होता है। सोचो वो बड़ी मिस्टेक है ना, जिससे बाकी मेहनत भी बेकार हुई इसकी। तो उसको कितना कैजुअली लेते हैं कि जस्ट सिली मिस्टेक, इग्नोर्ड। तो सिली मिस्टेक जिसकी बात कर रहे हैं वो केवल केयरलेसनेस नहीं होती, एक प्रोसीजरल गैप होता है। ओके, प्रोसीजरल गैप मींस सी, जो भी एग्जाम्स आप लिखने वाले हो उसकी आपको एक प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस का पार्ट हो सकता है जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हैं, जैसे उसको रिकलेक्ट करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर आप पहले से करते हो, आपके प्रोसीजर का पार्ट अगर हो चीजों को रिकलेक्ट करना, उसको रिप्रोड्यूस करना, गिवन टाइम फ्रेम में करना, तो आपको इसकी प्रैक्टिस होती है, और जब ये प्रैक्टिस होगी तब ये मिस्टेक्स नहीं होंगी। बट सिंस आपने वो प्रैक्टिस करी नहीं होती है तो रैंडमनेस में ये मिस्टेक्स हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करो अलाइंड वे में, जिसकी मैंने बात करी, तो ऐसी मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। इसके लिए आई सजेस्ट कि बच्चे जब से पढ़ाई वो शुरू करते हैं, सबसे पहले जब भी वो पेपर लिखते हैं उसमें जो भी मिस्टेक्स उन्होंने करी उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करें। एक डायरी ले सकते हैं जिसमें हर पेपर में जो भी मिस्टेक्स करी उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा टेस्ट दिया, तीसरा टेस्ट दिया, सब में जो भी मिस्टेक्स करी उसको डॉक्यूमेंट करा। और डेली ऐसा कर सकते हैं कि रात को सोने के पहले एक बार वो डायरी पढ़े कि वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। वैसे में क्या होता है कि वो ब्रेन को बार बार बता रहे हैं कि तुमने ये मिस्टेक्स करी, तो आगे से जब भी वो सिचुएशन आती है ब्रेन अलर्ट रहता है कि मैं ऐसी मिस्टेक्स करता हूं, अब नहीं करना है। तो बात है कि उसको जब आप सीरियसली लोगे, प्रोसीजर फॉलो करोगे, तो मिस्टेक्स कम हो जाती है। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, प्रैक्टिस से आता है, बट जब स्टार्ट करेंगे करना तभी अल्टीमेटली वो एलिमिनेट होगा। जनरली पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि समझ तो गया था, या फिर इस सेंटेंस में प्रॉब्लम कहाँ है? जनरली समझने को और मार्क्स स्कोर करने को लोग सेम समझ लेते हैं। जैसा मैंने अभी बात करी प्रोसीजर की, समझना इज वन थिंग कि बच्चे को बात समझ आ गई, बस उस समझ को रिप्रोड्यूस करना एक दूसरी बात। तो क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चे को टीचर ने पढ़ाया, वहां पर बच्चा समझ गया, पेरेंट्स को भी लगता है समझ गया, बच्चे को भी लगता है कि समझ गया, और टीचर को भी लगता है कि वो समझ गया, और वो उसके बाद से फ्री हो जाते हैं कि अब तो अच्छा कर ही लेगा। बट बात है कि उसको जब प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसीजर की नहीं देंगे कि एग्जाम में रिप्रोड्यूस कैसे करना है, तो वहां पे वो पीछे छूट जाएगा। तो इसीलिए जो मैंने प्रोसीजरल बात करी अभी पीछे, उसकी ट्रेनिंग जरूरी है। तो क्लासरूम में तो रिकॉग्निशन से काम हो जाता है कि इसने समझ लिया, बट पेपर में नंबर आते हैं कंस्ट्रक्शन से। ओके, लाइक यू हैव टू बिल्ड। यस, कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसमें लिखना क्या है, कितना लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग। और ये अंडरस्टैंडिंग जब वो प्रैक्टिस करेगा तब वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगा पेपर में और मार्क्स आएंगे। ओके, लाइक students are like that if they read a term and it's familiar, then they'll just go rambling about things कि whatever they know about it, कि अगर functions पूछा है तो वो definition भी देंगे, characteristics भी देंगे, सब चीज़। हाँ, तो इसमें अगेन मैं बोलता हूँ कि बच्चे को हमेशा लगता है कि पेपर में उसने बहुत सारा लिखा था बट नंबर नहीं आए।
अब उसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि टू द पॉइंट लिखने के नंबर मिलते हैं, अराउंड द पॉइंट नहीं। अगर कोई बात पूछी है तो उसके बारे में लिखना है, ना कि बहुत सारी चीज। जैसे लॉज ऑफ मोशन के बारे में पूछा और वो न्यूटन ने दिए, न्यूटन के बारे में आपने लिख दिया, चाहे कितना भी लिख दिया, कब साइंटिस्ट था वो, बट वो लॉज ऑफ मोशन की बात लॉज कर नहीं रहे हैं, लिखे। लॉज नहीं लिखे आपने। तो अराउंड द पॉइंट लिखने के नंबर नहीं मिलते, टू द पॉइंट लिखने के मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या लिखना है, कितना लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसको आप कंस्ट्रक्ट करते हो वहां पे, तब अल्टीमेटली आप स्कोर कर पाते हो। और ये भी प्रेशर सिचुएशन में, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम बाउंड प्रेशर सिचुएशन होता है, एक अलग सिचुएशन होती है। तो मेरा हमेशा कहना होता है कि आपका ब्रेन और हैंड दोनों वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, कि आप जो सोच रहे हो, जो थॉट, उसको पैरेलल में वो रिप्रोड्यूस होता रहे। क्योंकि गिवन टाइम फ्रेम में करने के लिए ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर काफी बार ये नोटिस किया जाता है कि एक बहुत स्टूडियस बच्चा है, एक सिंसियर बच्चा, अच्छे से पढ़ने वाला, ही स्कोरिंग गुड इन एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जब वो एग्जाम दे के आ रहा है तो स्कोर अच्छा नहीं कर रहा है, बट ही इज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, ही और शी इज अ गुड चाइल्ड इन स्टडीज, लेकिन रिजल्ट्स नहीं है, सिली मिस्टेक्स वो भी कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा कैसे होता है? कितनी बार तो ये भी होता है कि फास्ट ब्रेन का प्रॉब्लम होता है, मतलब ब्रेन थोड़ा फास्ट काम करता है, और फास्ट काम करने में ना कुछ चीजें वो अज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में क्वेश्चन पढ़ा बच्चे ने, पढ़ते उसने आधा क्वेश्चन पढ़ता है और बाकी क्वेश्चन खुद प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये पूछ रहा होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में पूछा डिफाइन स्पीड, और वो वेलोसिटी का आंसर उसने प्रिपेयर कर लिया और वेलोसिटी लिख के आ गया पेपर में। तो बात है कि ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता, उसको स्पीड भी आता है, उसको वेलोसिटी भी आता है, बट आधे क्वेश्चन को पढ़ के उसने कुछ अज्यूम कर लिया कि क्वेश्चन ऐसा होगा, और जल्दी में वो दूसरा कुछ लिख के आ जाता है जो उससे पूछा नहीं होता। ऐसे में मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि सबसे पहले चेक तो ये होगा ना कि आपसे स्पीड पूछा था, आप वेलोसिटी लिख के आ गए। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, बट बात है कि आपने वो नहीं लिखा जो रिक्वायर्ड था, ऐसे में भी नंबर नहीं मिलेंगे। काफी पेरेंट्स अपने बच्चों से जब वो एग्जाम दे के आते हैं तो पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा, दे आर कंसर्न, तो तब बच्चे सही बताते हैं कि ये लिखा लिखा, एंड पेरेंट्स एक्सपेक्ट कि ओके गुड मार्क्स आर ऑन द वे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ऐसा होता नहीं। अगेन मतलब बोलना और लिखना दो अलग अलग बातें हैं। बात यह है कि जो आप बोल रहे हैं उसको लिखते हुए, मतलब आपने किसी चीज को समझा और आप उसको बोल के समझा पा रहे हैं, बट अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, उसको ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप कितनी बार शॉर्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो आप एग्जैक्टली वो कन्वे नहीं कर पाते जो आप बोल के कन्वे करते हैं। ऐसे में क्वेश्चन आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते। और देखो, लिखना हमने इसलिए सीखा था कि जहां हम नहीं हो हमारी बात वहां पहुंच सके। तो पेपर जो चेक कर रहा है उसके पास हम नहीं है, तो अगर हम जो बात घर पे बता रहे हैं उसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में पेपर में नहीं लिखेंगे तो वो कन्वे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अगेन उसी प्रैक्टिस की जरूरत है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे ऑन पेपर, क्योंकि वहां हम नहीं है। कितनी बार आप देखोगे क्लास में बच्चे कोई आंसर लिखते हैं और अगर हमें समझ नहीं आता उससे पूछते हैं क्या लिखा था, तो बताया था कि ये लिखा था। मैं हमेशा इस पे बोलता हूँ कि अगर आपको बताना पड़ रहा है कि आपने क्या लिखा है तो फिर लिखने का कोई मतलब नहीं है। लिखना तो हमने इसलिए सीखा था ना कि जहां हम नहीं हो वहां हमारी बात पहुंच सके। तो जो टीचर चेक करेगा, जो बोर्ड में कॉपी चेक होगी, एग्जाम्स में कॉपी चेक होती है, तो वहां पर आप नहीं होते एक्सप्लेन करने, तो आपने कैसा डॉक्यूमेंट करा है अपने आंसर को, वो चेक होता है। तो अगेन डॉक्यूमेंटेशन वही आता है, किस ऑर्डर में आपने लिखा है, क्या क्या लिखा है, क्या कंटेंट पूछा था, क्या आंसर करना था। बट ओरली जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हो सकता है, बट पेपर पे अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं रहेगा, वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं रहेगा, तो भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो स्ट्रक्चर्ड वे में राइटिंग का मतलब जो भी थॉट्स आपके ब्रेन में आ रहे हैं उसको ट्रांसलेट करना पेपर पे ऑर्गेनाइज्ड वे में, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ओके। और बच्चों की जैसे हैंड राइटिंग होती है, तो हैंड राइटिंग इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी सी कि हैंड राइटिंग कैसी है। हैंड राइटिंग तो बड़ा लिमिटेड स्फेयर है। बेसिकली राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा मतलब हैंड राइटिंग नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा मतलब है ऑर्गेनाइज वे में डॉक्यूमेंट करना, जो भी उस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है उसको ऑर्गेनाइज वे में डॉक्यूमेंट करना, कन्वे करना। हाँ। जैसे मान लो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं अगर, तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें 1 मार्क मिलते हैं उसके फॉर्मूला लिखने के और वैल्यूज पुट करने के। मतलब हाफ मार्क्स हो गए कि आपने फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं, और हाफ मार्क्स हो गए कि क्वेश्चन से गिवन वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके उस फॉर्मूले में पुट करना। 1 मार्क मिलता है आपको उसको फॉर्मूले में जब आपने पुट कर दिया उसके बाद उसको सॉल्व करने के 1 मार्क होते हैं, और फिर आंसर स्टेटमेंट लिखने के 1 मार्क।
तो आपने इस प्रोसेस को स्टेप्स में फॉलो नहीं करा तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। और ऐसा ही लिखने की प्रैक्टिस अगर आपने पहले से करी तो पेपर में इशू नहीं आएगा आपको। काफ़ी बार कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रह पाते, तो वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए रिचर्ड फेमन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए दुनिया में, और 1960s में वो प्रोफेसर थे, नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनको। अ, उनकी जो लेक्चर्स हैं वो कंपाइल्ड हैं, फेमन लेक्चर सीरीज़ आती है। उनकी एक टेक्नीक है, फेमन टेक्नीक बोलते हैं उसको। उसमें है कि किसी भी चीज़ जिसको आपको लर्न करना है, आप सबसे पहले तो टॉपिक डिसाइड कर लिया आपने कि आपको लर्न करना है। फिर आप उसको पढ़ो, समझो। देखो, लर्न करना बाद में, पहले समझ लेंगे उसके बाद से लर्न करेंगे। पहले आप उसको समझो और उसके बाद से आप किसी छोटे बच्चों को एक्सप्लेन करो। छोटा बच्चा नहीं है तो आप एक इमेजिनरी बच्चा मान के उसको आप आसान शब्दों में, ईज़ी वर्ड्स में उसको आप एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करते हुए आप जहाँ भी अटकते हो, इसका मतलब वही पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं है। आप दोबारा से गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, दोबारा से ये काम करो, और ये तब तक रिपीट करो जब फ्लॉलेसली पूरे कॉन्सेप्ट को आप ईज़ी लैंग्वेज में नहीं एक्सप्लेन कर पाते। इस तरह से आपको वो चीज़ याद रहती है। ओके। इसको ईज़िली लोग ऐसे भी बोलते हैं, कोई भी टॉपिक अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दो वो टॉपिक। दूसरे को पढ़ाओगे तो याद हो जाएगा। पढ़ाने का यही मतलब है कि ईज़ी लैंग्वेज में दूसरों को एक्सप्लेन जब आप करते हो और बार-बार करते हो तो आपको याद हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्स में बच्चे एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं, हाँ, एग्ज़ाम से पहले, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो याद बिल्कुल। रह जाता हाँ, है, वो वो याद रह पेपर में जाता है। लिख हाँ, लेते हैं बिल्कुल। फिर। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में स्टेप मार्किंग का क्या रोल रहता है? ये तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि मान लो कोई भी क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं उसमें जो मार्किंग स्कीम मिलती है चेक करने वालों को, उनको स्टेप्स के मार्क्स देने होते हैं। ओके। तो वो सब्जेक्टिव एग्जाम में कोई अपनी मर्जी से मार्क्स नहीं दे रहा होता। वो उन्हें एक मार्किंग स्कीम मिलती है जिसमें हर स्टेप के मार्क्स लिखे होते हैं कि बच्चा कितना लिखेगा तो कितने नंबर देने हैं। जैसे मान लो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो डिफाइंड होता है कि 1 मार्क में क्या लिखना है, 3 मार्क्स में कैसे स्टेप्स लिखने हैं, 5 मार्क्स में कैसे लिखना है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर सीबीएसई की बात करो आप, तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन अगर आता है, कोई न्यूमेरिकल अगर है, तो उसमें 1 मार्क मिलते हैं फॉर्मूला लिखने और उसमें वैल्यूज पुट करने के। मतलब फॉर्मूले के आधे नंबर, हाफ मार्क्स फॉर्मूले के लिए, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपने एक्सट्रैक्ट करा कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है, वो आपने पुट कर दिया तो हाफ नंबर उसके मिल जाते हैं। 1 मार्क हो गया। फिर 1 मार्क मिलते हैं उसको सॉल्व करने, और फिर 1 मार्क मिलते हैं उसके आंसर स्टेटमेंट। कितनी बार बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड स्टेप मैथ सॉल्व करा, जैसे आया आंसर 34 आंसर लिख के आगे बढ़ जाते हैं, तो 2 मार्क्स ही हुए। लास्ट में आपको लिखना है कि आप क्या फाइंड कर रहे थे और क्या निकाला आपने, तो आंसर स्टेटमेंट लिखने के 1 नंबर होते हैं, तो 3 मार्क्स ऐसे मिलते हैं। तो ऐसे ही पूरा पेपर स्टेप्स में डिवाइडेड होता है, और इसीलिए उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हो और उस तरह से एग्जाम्स में लिखते हो तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ओके। और साइंस में ऐसे ही सेम? साइंस और मैथ सब में उस वैसे। सपोज क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनर्जी, और बच्चे ने डिफाइन नहीं करा बट वहां लिख दिया कि इक्वल्स टू mc²। हाँ, तो अगेन वो अगर मान लो कि आपसे पूछा है कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी क्या है आपको डिफाइन करना है उसको, ठीक है। और अगेन डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस पे आप एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं और बाकी फॉर्मूला क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करोगे। अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो केवल एनर्जी के बारे में पूछा है तो केवल एनर्जी के बारे में बताओगे। तो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी होती है लिखने की। तो स्टेप मार्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिर्फ ऐसा पूछा है कि डिफाइन एनर्जी, लेकिन बच्चा नीचे फॉर्मूला भी लिख के आया, तो उसको कुछ ग्रेस मार्क मिलता है या फिर नहीं? नहीं, अगर मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 से ज्यादा नंबर तो नहीं मिलेंगे। Obviously। तो बट बात है अच्छा फॉर्मूला लिख के आ गए, एनर्जी डिफाइन ही नहीं करा उसको, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे उसको। अच्छा, तो जब डिफाइन बोला है तो पहले डिफाइन करना है, उसके अच्छा। बाद फॉर्मूला लिखना है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एग्जाम पैनिक का क्या रोल होता है? जैसे बच्चे पैनिक हो जाते हैं बहुत बार, थ्रू आउट द एग्जाम भी, एग्जाम के दौरान भी, पहले भी, प्रिपरेशन के टाइम भी, इसका क्या रोल रहता है? एग्जाम पैनिक चाहे ड्यूरिंग प्रिपरेशन चाहे ड्यूरिंग एग्जाम, जब भी आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे, जब भी आप ऑर्गेनाइज नहीं होगे तो पैनिक होता है। पैनिक तब शुरू होता है जब पता नहीं था आगे क्या करना है। अगर आपने गिवन मान लो एग्जाम के 1 वीक पहले आपने डिफाइन कर लिया इस 1 वीक कैसे कैसे काम करना है आपको, और वैसे वैसे अगर आप काम करते जाते हो तो एग्जाम पैनिक नहीं होगा। बट बात यह है कि जब पता नहीं होता, मान लो 4 दिन ऐसे ही चले गए और फिर दिख रहा है कि 7 डेज का काम है, 3 ही दिन बचे, कैसे करेंगे। अगेन आपको रुकना है, उसके बाद से ऑर्गेनाइज करना है, इस 3 डेज में आपको कैसे काम करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। बट अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा पैनिक सिचुएशन होगी। ऐसे ही एग्जाम्स में होता है, 3 आवर्स का पेपर है, 2 आवर्स आपने लिख लिया, आधा ही पेपर करा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से फ्रेम नहीं करा कि कितना टाइम किस सेक्शन को देना है।
ऐसे में क्या हुआ, 2 घंटे चले गए, आधा ही पेपर कराया आपने। अब 1 आवर का टाइम है और आधा पेपर बचा है करने के लिए, तो पैनिक शुरू हो जाता है। तो बात है कि जब भी आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी और जब पेपर शुरू होता है तब भी, पेपर में आप देखोगे 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। उस 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और ब्रेन में ऑर्गेनाइज कर लेना है कि नेक्स्ट 3 आवर्स आप कैसे पेपर लिखने वाले हो। अगर आप पहले ऑर्गेनाइज कर लोगे तो पैनिक सिचुएशन नहीं आएगी, बट अगर आप ऑर्गेनाइज हुए बिना काम शुरू कर दोगे तो बीच में पैनिक सिचुएशन आ जाती है। मतलब एक फ्रेमवर्क रहना चाहिए। हाँ, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी और ड्यूरिंग पेपर भी। और अगेन ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप मॉक पेपर्स लिखते हुए भी इसकी प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में हैबिचुअल होगा, तब आपको उतना पैनिक नहीं लगेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस में होगे, जो आपने प्लान करा उसको एग्जीक्यूट करने की भी प्रैक्टिस होगी आपको। सर कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनके प्रिपरेशन में या फिर रिजल्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट ऐसा चेंज नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्रिपरेशन तो वो भी कर रहे हैं टेस्ट देके। नहीं, एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है ना कि लोगों को लगता है कि जितने ज़्यादा पेपर लिखेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। बात है कि पेपर लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना। मतलब आपने एक पेपर लिखा और उसके बाद से चेक करने के बाद आपने देखा कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी हैं, क्या क्या गलतियाँ करते हो, किस वजह से नंबर आपके कम हुए हैं, क्या कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं थे या फिर कुछ आपने डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं करा आपने। तो जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे अपनी कमियों को, और एनालाइज करोगे तो नेक्स्ट पेपर में इंप्रूव करोगे। फिर नेक्स्ट पेपर में ऐसी अपने कमियां देखी आपने, उसमें जो कमियां थी उनको ठीक करा, फिर नेक्स्ट पेपर दिया। अगर कोई ऐसे पेपर दे रहा है रिलीजियसली, मॉक पेपर लिख रहा है, तो उसके परफॉर्मेंस में चेंज आएगा ही आएगा। बट केवल वो रैंडमली एक पेपर लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया, फिर तीसरा लिख दिया, वो 50 पेपर भी लिख दे, कोई चेंज नहीं आने वाला। क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, गलतियां फाइंड नहीं करोगे, इसको ठीक नहीं करोगे, तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि स्कोर इंप्रूव हो जाएगा आपका। तो मेन इशू ये होता है कि लोग ज्यादा पेपर तो लिख देते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते और एनालाइज करने पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि जितने देर में एनालाइज करेंगे एक और पेपर लिख देंगे, उन्हें लगता है कि एनालाइज करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। बात है, मैं बोलता हूं कि पेपर देना और एनालाइज करना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे थोड़ा ज्यादा बोलना हो तो एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर लिखने से। तो पेपर अगर आपने 5 लिखे और उनके एनालाइज करा और पेपर आपने 15 लिखे, ज्यादा इफेक्ट होगा जब आपने 5 पेपर लिखे लेकिन पांचों पेपर को एनालाइज करा और हर एनालिसिस के बाद नेक्स्ट पेपर में उन गलतियों को रिपीट नहीं करा, उस पर काम करा, कॉन्शियसली इसका एफर्ट करा, तो आप ज्यादा अच्छा लिखो। टू हैव इन माइंड कि मतलब हम बार बार क्या चीज ऐसी गलत रिपीट बिल्कुल अपनी गलतियां डॉक्यूमेंट करनी है, एक्नॉलेज करनी है और दिमाग को बताना है कि ये दोबारा नहीं करनी। तो अगर हम इस तरह से एनालाइज करके आगे बढ़ेंगे तो मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। जैसा आपने बताया कि किसी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, उसको डॉक्यूमेंट करें और बार बार पढ़ें ताकि आप खुद को बताओ कि आप क्या क्या गलतियां करते हो। तो उससे आपका ब्रेन अलर्ट रहता है, सबकॉन्शियस भी अलर्ट रहता है ड्यूरिंग पेपर। जब भी वो सिचुएशन आती है उसको याद आ जाता है कि नहीं तुमने पिछली बार ये गलती करी थी, तो इसलिए उसको डॉक्यूमेंट करना जरूर। और सर पेरेंट्स इस चीज में ऐसी क्या गलती कर देते हैं समझने में? सी पेरेंट्स सीधे ओवरऑल में चीजों को देखते हैं, वो सिस्टम्स का पार्ट नहीं होते, वो जर्नी का पार्ट नहीं होते, किसी मोमेंट पे पार्ट होते हैं। जब भी रिजल्ट आता है तो फिर क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, पेपर ऐसा क्यों हुआ। ये पेपर के बीच में जब बच्चा पैनिक होता है तो उस पैनिक को कितनी बार इस तरह से बातचीत होती है कि पैनिक बढ़ ही जाता है उससे। तो बात है कि बच्चा वो प्रोसीजर फॉलो करे, उसमें आपको उसके साथ होना है। आपको देखना है कि क्या टाइम से पहले बच्चा सिलेबस पूरा कर रहा है, बच्चे का सिलेबस पूरा हो रहा है, क्या वो ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो पेपर्स एनालाइज कर रहा है। कितनी बार पेरेंट्स को लगता है कि ये सब तो उसका काम है। सी बात है कि बच्चे की जर्नी में आपके साथ, आपको उसके साथ होना है। आप क्या होता है, एक बार नंबर कम आते हैं उससे फोन छीनने लगते हैं, चीजें हटा देते हैं, सारे गैजेट्स हट जाएंगे, सब कुछ। आपने पहले उसको ये सारी हैबिट्स फ्रेम करी, ये सारे गैजेट्स आप ही ने दिए थे, तो शुरू से उसको आपने कुछ दिया और अचानक से एक मार्क्स कम आए और आपने उसको चेंज कर दिया। आप कोई भी अब्रप्ट चेंज करेंगे तो उससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। आपको उसकी जर्नी में साथ होना है। अगर आपने गैजेट्स दिए हैं तो शुरू से डिफाइन करें कि उसको कितना यूज करना है, क्योंकि पहले आपने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया और लास्ट मोमेंट पे अचानक से आपको लगेगा कि ये सब कुछ बदल जाए, तो नहीं बदलेगा। वो जितनी हैबिट्स बनी है वो टाइम के साथ बनी है, तो आपको उसकी जर्नी में साथ होना है। हमने जितनी बात करी वो सारा लैग जो होता है वो प्रोसीजर का होता है। अगर हम शुरू से प्रोसीजर फॉलो करेंगे, राइट टाइम पे सिलेबस पूरा कर रहे हैं, उसकी मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर्स एनालाइज कर रहे हैं, तो पेपर जब लिखेंगे तो अच्छा ही होगा। अभी भी जैसे बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है, अभी 1 महीने बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, कितने ही बच्चे हैं जो पेपर्स लिख रहे हैं एग्जाम एनवायरनमेंट। अगर एग्जाम एनवायरनमेंट में वो पेपर लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे,
मतलब अगर 5 पेपर्स भी लिखते हैं किसी एक सब्जेक्ट में तो बोर्ड एग्जाम वो 6 पेपर हो जाएगा और 5 पेपर विथ एनालिसिस करेंगे तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा उनके मार्क्स में। तो बात है कि पेरेंट्स को ये जो प्रोसीजर है उसका पार्ट बनना चाहिए या इंश्योर करना चाहिए कि ये प्रोसीजर फॉलो हो। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो इंश्योर करने पे तो दे ही सकते हैं कि ये सारे प्रोसीजर फॉलो हो रहा हो। If scientifically we say, तो parents think कि result is directly proportional to effort. हाँ, But उन्हें उन्हें वो कितनी बार तो ये देखते रहते हैं कि बच्चा किताबों के साथ कितनी देर बैठा हुआ है। बात ये है कि जब तक डायरेक्शन नहीं होगा आपके लाइफ में यू विल रीच नोवेयर। आप दीवार को धक्का देते रहेंगे वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो बात है बच्चा किताबों के साथ बैठा हुआ है पर बैठने से क्या हो रहा है, चीजें वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, वो रिकलेक्ट कर पा रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। तो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने की ट्रेनिंग बच्चे को देनी है। वो या तो खुद दें या इंश्योर करें कि वो ट्रेनिंग मिले बच्चों मिले। को। हाँ, तो अल्टीमेटली चीजें अच्छी होंगी, नहीं तो लास्ट मोमेंट पैनिक ही होगा। So if we sum up this whole episode in one line, so it would be कि बच्चे expected marks इसलिए score नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका preparation process incomplete। हाँ, तो प्रिपरेशन प्रोसेस जो है उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसको वैसा एग्जीक्यूट भी होना चाहिए, तब एक्सपेक्टेड मार्क्स भी आएंगे। आज हमने डिस्कस करा कि कैसे बच्चों के expected results नहीं आ पाते। नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।